रूमिनेटिव थिंकिंग कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में मिलती है। रूमिनेटिव थिंकिंग या जिसे कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन एक तरह का थिंकिंग स्टाइल है जिसमें एक पर्सन जरूरत से ज्यादा सोचता है, मतलब ये ओवर थिंकिंग का एक टाइप है, और जिसमें वो पुरानी चीजों पर जो कि हो चुकी हैं उनके बारे में बार बार जा जाकर सोचता रहता है, विचार करता रहता है और ऐसे ख्याल करता है कि अच्छा अगर ऐसा ना होता तो वैसा हो जाता, मैंने ये क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कई तरह के खुद से सवाल करता रहता है या एक ही चीज को बार बार सोचकर सॉल्व करने की कोशिश करता है। पेशेंट का मन कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर मैं किसी चीज को बार बार सोचूंगा, बार बार उसके बारे में विचार करूंगा तो शायद मुझे कोई हल मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा और शायद मुझे समझ आ जाएगा कि जो हुआ वो क्या हुआ और कैसे हुआ। तो या तो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक पर्सन रूमिनेट करता है, या फिर जब वो किसी चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दिमाग जो है वो उन विचारों पर चला जाता है जिसको लेकर वो बहुत ही गमगीन हो जाता है। अक्सर इस तरह की सोच डिप्रेशन में बहुत कॉमनली मिलती है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर किसी भी तरह का हो, चाहे वो बाइपोलर डिप्रेशन हो, चाहे वो यूनिपोलर डिप्रेशन हो जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, या चाहे वो डिस्थाइमिक डिसऑर्डर हो जिसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, या किसी भी दूसरे डिसऑर्डर में जब डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एक पेशेंट की थिंकिंग बड़ी रूमिनेटिव नेचर की हो जाती है। ओसीडी में भी एक टाइप होता है जिसमें कि प्योर ओ टाइप के पेशेंट्स अक्सर रूमिनेट बहुत करते हैं, जिसे ऑब्सेसिव रूमिनेशन कहा जाता है। उसमें भी पेशेंट अक्सर बड़ा रूमिनेट करता हुआ पाया जाता है। अब बहुत आम तौर पर पेशेंट जो है वो इस तरह की रूमिनेशन को एक्सपीरियंस करते हैं और उनके लिए इस रूमिनेशन को रोक पाना, खत्म कर पाना बेहद मुश्किल होता है। रूमिनेटिव थिंकिंग से हटाकर अपना ध्यान किसी प्रोडक्टिव या किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाना, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्या करना है, उस पर ध्यान लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और रूमिनेशन में बहुत ज्यादा उलझे रहने की वजह से मूड तो सैड होता ही है, साथ ही पेशेंट की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। मतलब वो किसी काम में मन नहीं लगा पाता, किसी काम को शुरू नहीं कर पाता, मोटिवेशन नहीं बनता, और काम में अगर शुरू कर भी दे तो वो काम पूरा नहीं हो पाता। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब काम को टाल देने की आदत अक्सर रूमिनेटिव थिंकिंग की वजह से होती है। इनफैक्ट रूमिनेटिव थिंकिंग की वजह से लोग सुसाइडल भी हो सकते हैं। जब बहुत ज्यादा किसी चीज पर सोचते जाएंगे तो दिमाग में ऐसा लगेगा कि जैसे सॉल्यूशन ही नहीं है उनके पास कोई, तो सुसाइडल थॉट आ सकती हैं। बहुत ही फंसा हुआ महसूस करेंगे खुद को, लगेगा फ्यूचर में कुछ देखने जैसा ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस महसूस होगी। और बहुत ही लाचारी महसूस करने की वजह से पेशेंट अक्सर पाएगा कि उसका डिप्रेशन बढ़ रहा है या एंजाइटी बढ़ रही है, और कई सारे नए तरह के सिम्टम भी डेवलप हो सकते हैं जब रूमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि बॉडी पर उसका फोकस जा सकता है, पास्ट के कुछ ऐसे पहलुओं पर फोकस जा सकता है जो कि पहले उसके मन में आते ही नहीं थे। अब उन चीजों के बारे में सोचकर वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड फील कर सकता है। अक्सर कई लोगों की ट्रॉमेटिक मेमोरीज या इमेजेस जो है माइंड में वो ट्रिगर हो जाती हैं जब वो बहुत रूमिनेट कर रहे होते हैं। ओसीडी, पीटीएसडी में ये बहुत कॉमन होता है जब वो अपने मन में ऑब्सेसिव थॉट्स क्रिएट कर देते हैं क्योंकि वो रूमिनेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की थिंकिंग को दूर करना जरूरी है, और इस तरह की थिंकिंग को टारगेट करना थेरेपी में या थेरेप्यूटिक एफर्ट्स में इसे स्पेशलाइज्ड टारगेट की तरह लेकर चलना बेहद जरूरी है। मतलब ये एक ओवर थिंकिंग का टाइप तो है, पर साथ ही इसके अंदर कुछ अलग मैकेनिज्म काम करते हैं और इसके ऊपर लगाए जाने वाले टेक्निक्स भी बहुत स्पेशलाइज्ड होती हैं। किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने वाली टेक्निक को रूमिनेटिव थिंकिंग पर लगाकर उसे दूर करना मुश्किल होता है। मतलब ये नहीं कि बस ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करें, इस टाइप की आप अप्रोच में लग जाएंगे तो हर तरह की ओवर थिंकिंग दूर कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग तरह की ओवर थिंकिंग के टाइप्स को आइडेंटिफाई किया है। एक रूमिनेशन होती है, इसी तरह से एक वरी होती है, वरिंग या वरी करना मतलब चिंताएं करना, फ्यूचर को लेकर बड़ा ज्यादा घबराए रहना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसमें पेशेंट सोच सोच कर डर जाता है, जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसको लेकर घबरा जाता है। इस तरह की सोच को वरी कहते हैं। तो पास्ट की चीजें जो बुरी हुई हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं हुई, जिनसे बहुत ही हताशा हाथ लगी है, हर्ट हुए हैं, मन को चोट लगी है, उनको सोच सोचकर बार बार ओवरथिंक करना, ये रूमिनेशन होता है। अक्सर हम ऐसा पाते हैं कि कई लोग पुरानी बातों पर अटके रहते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कोई नुकसान हो गया बिजनेस या जॉब में, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ रिलेशनशिप में,
उसी चीज को लेकर कई दिनों तक सोचते रहेंगे, कई दिनों बाद भी लगेगा, कई महीने बीत जाएंगे, लगेगा अरे गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, अभी तक उस गम से बाहर ही नहीं आ पा रहे। अक्सर आप देखेंगे 80s और 90s के अंदर जो फिल्म सॉन्ग्स होते थे वो बड़े डिप्रेसिव सॉन्ग्स होते थे। ऐसा लगता था कि ये जो शायर है, वो जो एक्टर है, वो रूमिनेट कर रहा है। मैक्सिमम सॉन्ग्स जो सैड सॉन्ग्स होते हैं वो एक तरह का रूमिनेटिव प्रोसेस होता है। पुरानी बातों को सोचकर, कोई धोखा मिला, किसी तरह से कोई अनहोनी हो गई लाइफ में, लड़की छोड़ के चली गई, तो हीरो जो है वो गम में डूबा हुआ है और सोचे जा रहा है कि मेरे साथ बेवफाई कर दी, मेरे को छोड़ के चली गई, मैंने तेरे को इतना प्यार दिया, तूने फिर भी मुझे धोखा दिया। ये जो इस तरह की सोच होती है जिसमें हम उन पुराने लॉसेस को भुला नहीं पाते, गमगीन रहते हैं, या ले भाषा में कहें कि दुखड़े रोते रहते हैं, इस तरह की जो सोच होती है उसी को रूमिनेटिव थिंकिंग कहा जाता है। और यही वजह है कि क्यों डिप्रेशन के पेशेंट्स को अक्सर कहा जाता है कि आप सैड सॉन्ग्स ना सुने, क्योंकि सैड सॉन्ग सुनने से आप और ज्यादा गमगीन हो जाएंगे। क्योंकि वो जो सैड सॉन्ग्स हैं उसके जो लिरिक्स हैं और जो हीरो की जो कंडीशन है वो आपकी मेंटल कंडीशन को वैलिडेट करेगा, मतलब उसे कंफर्म करेगा। जैसा आप अनुभव कर रहे हैं ऐसा वो भी अनुभव किया है, तो आपको लगता है कि अच्छा मुझे तो गमगीन होना जरूरी है, मुझे तो गम में डूबना बहुत जरूरी है। तो ये जो सैड सॉन्ग्स होते हैं ये क्या करते हैं, रूमिनेटिव थिंकिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसलिए रूमिनेटिव थिंकिंग का इलाज करना जरूरी है, और वो सारी आदतें या सारे वो थिंकिंग प्रोसेस जो कि रूमिनेशन को बढ़ावा दें, उन्हें रोकना, उन्हें खत्म करना जरूरी है। एक थेरेपी है जो कि रूमिनेशन को ही टारगेट करने के पर्पस पे बनाई गई है, जिसे कहते हैं रूमिनेशन फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या रूमिनेशन फोकस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, RFCBT या RFCT। ये जो रूमिनेशन फोकस्ड थेरेपी है ये CBT का ही एक टाइप है, पर ये कहेंगे कि CBT को स्पेशलाइज किया गया है और ज्यादा रिफाइन किया गया है, जिसमें कि मेजर जो सिम्टम जिस पर टारगेट किया जाता है वो रूमिनेटिव थिंकिंग होता है। मतलब इसमें CBT की टेक्निक्स को इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा जिससे कि स्पेशली रूमिनेटिव थिंकिंग को टारगेट किया जा सके, क्योंकि रूमिनेशन का प्रोसेस अलग है तो उसके हिसाब से टेक्निक्स बनानी होंगी। ये ऐसे ही है कि जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, बाइपोलर सब अलग बीमारियां हैं, तो अलग अलग बीमारियों में जब CBT की जाती है तो उन्हें स्पेशलाइज तरीके से दिया जाना जरूरी है। OCD में CBT अलग तरह से काम करेगी, टेक्निक्स अलग होंगी। एंजाइटी डिसऑर्डर्स जैसे कि सोशल एंजाइटी, GAD या फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर के मामले में CBT अलग तरह से काम करेगी। तो वहीं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर CBT अलग तरह से काम करती है। तो RFCBT के अंदर रूमिनेशन को ही ठीक करने पर फोकस किया जाता है। अब इसमें किया क्या जाता है, पहला इसके अंदर रूमिनेशन के जो थिंकिंग स्टाइल्स हैं या जो उसके पैटर्न होते हैं, किस तरह से कोई रूमिनेट करता है उसको पहचाना जाता है। उसके उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, उसके ट्रिगर्स क्या होते हैं और किस तरह से कितनी देर तक कोई रूमिनेट करता है, उसका कंटेंट क्या होता है, किस बारे में रूमिनेट किया जा रहा है, इसको पूरा समझा और पहचाना जाता है। फिर यह भी देखा जाता है कि रूमिनेशन के मोटिवेशन क्या है, मतलब क्यों कोई व्यक्ति रूमिनेट कर रहा है और रूमिनेशन के कॉन्सिक्वेंस क्या है, परिणाम क्या आ रहे हैं, किस तरह से एक व्यक्ति का पूरा मेंटल स्टेट या पूरा डे टू डे रूटीन डिस्टर्ब होता है रूमिनेशन की वजह से, और वो क्यों करता है रूमिनेट। हर पेशेंट का कोई मोटिव होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई लॉसेस के ऊपर बहुत ज्यादा विचार कर रहा है, क्योंकि ये तो पता है कि लॉस जो हो गया वो तो हो गया, पर उस पर सोच सोच के बार बार जा जाके पुरानी यादों में डूबे रहेंगे, इस उम्मीद से कि उन यादों के थ्रू उस व्यक्ति के करीब महसूस किया जाए। जैसे कि जिन लोगों के फैमिली में किसी की क्लोज मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो ग्रीफ करते हैं, मतलब उस व्यक्ति के मौत पर शोक करते हैं और कई महीनों तक वो उस व्यक्ति के यादों में डूबे रह सकते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोच सोच के वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं उस डिसीज्ड पर्सन के, वो जो डेथ हो चुकी है जिसकी, उसके करीब महसूस करता हूं खुद को। तो ग्रीफ के मामले में मोटिव अलग होता है, तो कई मामलों में तो सॉल्यूशन लाने के लिए, तो कई मामलों में सिर्फ क्लोजनेस के लिए, और कई मामलों में कोई चीज बुरी लगी तो उस पर गुस्सा आता है। तो इस तरह से अलग अलग मोटिव होते हैं रूमिनेटिव थिंकिंग के। फिर इसी के साथ RFCBT में कोपिंग स्किल्स सीखी जाती हैं, क्योंकि एक पेशेंट अगर सोचता ही रह जाएगा तो उसकी डे टू डे फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। कोई भी चीज उसके माइंड में अगर रूमिनेटिव थिंकिंग ट्रिगर करेगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद खराब होगी, खाना पीना छोड़ देगा। तो ऐसे में पेशेंट को सीखना जरूरी है कि कैसे वो अपने उन इमोशंस को हैंडल करे और अपनी डे टू डे फंक्शनिंग को मेंटेन करे, बावजूद इसके कि उसको कुछ चीजें परेशान कर रही हैं और वो पूरी तरह से उन चीजों से बाहर नहीं आ पाया है। भले ही किसी की डेथ हुई हो, भले ही कोई लॉस हुआ हो, भले ही कोई ब्रेकअप हुआ हो, पर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अपनी लाइफ को ठीक ठाक चलाए और उन यादों से बाहर आए। इस चीज के लिए जरूरी होता है कि वो अच्छे से कोपिंग स्किल सीखे।
फिर साथ ही रूमिनेशन को मैनेज कैसे करना है, रूमिनेटिव थिंकिंग को किस तरह से नए सिरे से अंडरस्टैंड किया जाए, उसको कैसे एनालाइज किया जाए ताकि रूमिनेटिव थिंकिंग कम हो, यह भी सीखना पड़ता है। फिर साथ ही पेशेंट के लिए जरूरी होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी बेटर करे। बहुत सी चीजों में जब पेशेंट पाते हैं कि हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, रोजमर्रा के जीवन में कुछ चुनौतियां आएंगी, पर पेशेंट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर भी रूमिनेट करना शुरू करेगा, बहुत ज्यादा गहरी सोच में डूब जाएगा, अपने ऊपर डाउट करेगा, ये मैं कैसे करूं, कैसे होना है, सही तरीका क्या है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे को आता है या नहीं, मेरे अंदर ताकत है या नहीं, क्या मेरा डिप्रेशन मुझे इसको करने देगा या नहीं, मेरे को तो ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं मोटिवेशन कैसे लाऊं। कई तरह की ऐसी चीजों पर सोच सोच के एक व्यक्ति रूमिनेट करेगा। तो इन चीजों से बाहर आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, सही स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ये उस व्यक्ति के लिए सीखना जरूरी है। फिर साथ ही थोड़ी कॉग्निटिव या मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी लाना जरूरी है। मतलब रूमिनेशन क्या करती है, एक व्यक्ति की थिंकिंग को रिजिड बना देती है, एक ही जगह अटका देती है। अब उसको नई चीजें सोचनी है, नई चीजों में मन लगाना है, कुछ नया करना है, डेली रूटीन में बहुत सी चीजों में बदलाव आता है, उधर भी अपने को शिफ्ट करना है, बाकी के चीजों में भी अडेप्ट करना है। ये तो नहीं कि एक ही चीज पर सोचते रहें। तो अडेप्ट कैसे करना है, फ्लेक्सिबल कैसे होना है, एक चीज से दूसरी चीज पे शिफ्ट कैसे होना है, ये सीखना भी आरएफ सीबीटी का पार्ट होता है। मतलब रूमिनेशन फोकस वाली जो सीबीटी है उसके अंदर ये सीखा जाता है। तो ये कुछ मेन पहलू होते हैं जो कि आरएफ सीबीटी में टारगेट किए जाते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? सबसे पहले माइंडफुलनेस को लर्न किया जाता है। माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा हेल्प करता है रूमिनेशन को हटाने में। फिर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के कई दूसरे तरीके सीखे जाते हैं। कई सारी टेक्निक्स होती हैं जो थेरेपिस्ट आपसे डिस्कस करेगा या आप कर सकता है। फिर साथ ही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग सीखी जाती है। अपने बिलीफ चेंज किए जाते हैं, थॉट पैटर्न्स और अपनी जो सोचने का जो तरीका है उसको बदला जाता है, अपनी एजम्पशंस को छोड़ा जाता है, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से सोचना सीखा जाता है, रियलिटी को टेस्ट किया जाता है, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स डेवलप किए जाते हैं। रूमिनेशन में क्या गलत सोच रहा है व्यक्ति, किन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसको नए सिरे से देखना पड़ता है और एक्सेप्टेंस की तरफ आगे बढ़ना होता है। तो एक और चीज जो जरूरी होती है वो ये कि एक्सेप्टेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है रूमिनेशन फोकस्ड वाली थेरेपी में। फिर इसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्ट्रेटजी सीखी जाती हैं और मेटाकॉग्निटिव ट्रेनिंग ली जाती है। मेटाकॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब अपने को कैसा सोच रहा है व्यक्ति इसके बारे में विचार करे और एक हेल्दी पर्सपेक्टिव से अपने विचारों को बदले। इसी के साथ एक और टेक्निक या थेरेप्यूटिक स्टाइल है जो सीखना पड़ता है, जिसे कहते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। रूमिनेट जो पेशेंट करता है उसकी वजह से वो अपने काम इनिशिएट नहीं कर पाता, काम में मोटिवेशन बना नहीं पाता। डिप्रेशन के अंदर तो खासकर ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है जिसमें पेशेंट सुबह उठ जाता है सो के, पर अपने काम शुरू करने में कई घंटे लग जाते हैं या फिर अपने काम टाल देता है, पूरा दिन लग जाता है, एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाता, अपनी एक रूटीन तक नहीं बना पाता। तो इसके लिए जो टेक्निक सजेस्ट की जाती है वो होती है बिहेवियरल एक्टिवेशन। तो आरएफसीबीटी का पार्ट होता है बिहेवियरल एक्टिवेशन, जिसके अंदर पेशेंट अपने बिहेवियर्स को एक्टिवेट कर पाए, उन्हें इनिशिएट कर पाए। एक बार वो एक्टिवेट करेगा, उसके रिजल्ट्स देखेगा, उनसे रिवॉर्ड मिलेंगे, छोटी मोटी ही सही पर अच्छी सक्सेस मिलेगी, इससे उसका मूड चेंज होगा और उससे उसकी रूमिनेटिव थिंकिंग कम होगी। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है आरएफसीबीटी की। तो ये होता है पूरा रूमिनेशन फोकस्ड थेरेपी का तरीका, और क्यों की जाती है वो भी आपको बताया। किस तरह से रूमिनेटिव थिंकिंग में लोग उलझ जाते हैं ये भी बताया। रूमिनेटिव थिंकिंग बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम है। ज्यादातर लोग जब रूमिनेट करते हैं तो उसी को डिप्रेशन बोल देते हैं, जबकि वो डिप्रेशन नहीं होता। हाँ, डिप्रेशन में रूमिनेशन हो सकती है। बहुत से लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा रूमिनेट नहीं करते, ये भी बात सच है। इसीलिए रूमिनेशन को डिप्रेशन के इक्वल नहीं समझा जाता। बहुत से दूसरे मानसिक बीमारियों में रूमिनेशन मिलती है। इस तरह की चर्चा रूमिनेशन के बारे में और भी आगे फ्यूचर की वीडियोस में करूंगा। इस पर बहुत कुछ डिस्कस किया जाना बाकी है, बहुत से इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो इस पर चर्चा की जा सकती है। समझना जरूरी है कि रूमिनेशन कैसे काम करती है और क्यों कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं जो कि सिर्फ रूमिनेशन को टारगेट करें, और रूमिनेटिव थिंकिंग को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इनफैक्ट ये एक ऐसी थिंकिंग स्टाइल या एक प्रोसेस मैकेनिज्म है जिसको करीब करीब पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है।